इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार, दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजम। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। कहा, कांग्रेसियों के मन में भरी है प्रधानमंत्री के पद प्रति कड़वाहट। खड़गे ने अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के मामले में बाकी नेताओं को भी दी मात। हरियाणा के रण में आज राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार। राहुल और प्रियंका के साथ हुड्डा और शैलजा करेंगे रैली। गठबंधन के लिए मायावती ने भी ठोकी ताल। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किया जाएगा सम्मानित। तिरुपति मंदिर के मामले में जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। वहीं कोलकाता रेप मर्डर पर सीबीआई दाखिल करेगी चार्जशीट। नेपाल में बारिश के बाद बिहार की सभी नदियां उफान पर। 13 जिले बाढ़ से प्रभावित। 1968 के बाद कोसी बैराज में सबसे अधिक 6,61,295 क्यूसेक पानी रिलीज। वहीं नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 190 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। यमन में हूती विद्रोहियों पर इजरायली हमले के बाद नए घटनाक्रम। नेतन्याहू ने विपक्षी नेता को सरकार में किया शामिल, तो बाइडेन ने मध्य पूर्व में युद्ध से बचने की दी सलाह। कहा, नेतन्याहू से बात करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। सियासत की दुनिया से खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में कल आखिरी दौर की वोटिंग से पहले अब जबरदस्त घमासान मच चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिगड़े बोल यानी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और अब गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर खुद को और अपने नेताओं को मात दे दी है। अपने अंदर की कड़वाहट का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बेवजह पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य मामलों में यह कहकर घसीटा कि वो पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी नफरत और डर है कि वे लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो लंबा स्वस्थ जीवन जिएं, कई वर्षों तक जीवित रहें, 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण देखने के लिए जीवित रहें। और जम्मू के कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान आखिर ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने? आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। दरअसल जम्मू में एक कार्यक्रम था जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। उसके बाद देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा रहे हैं। तो मैं बोला हूं, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ऐसी क्या वजह है कि लगातार तल्खी और खास तौर पर जो टिप्पणियां हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो आ रही हैं और अब अमित शाह ने उसका पलटवार किया है? जेपी ये कह रही है
कि ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की क्या सोच है, और एक डर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बीजेपी सत्ता में है और तमाम राज्यों में सत्ता में है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भविष्य बेहतर नहीं होगा। तो इस तरह से लोग अपनी एक निराशा जता रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक पत्र लिखा था कि राहुल गांधी को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, जिस पर जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि आपको देखना चाहिए कि जब राहुल गांधी कुछ कहते हैं, गांधी परिवार कुछ कहता है, तब कांग्रेस पार्टी के नेता या मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ क्यों नहीं कहते, जबकि वो बहुत आपत्तिजनक बयान का एक इतिहास रहा है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। और अब इस तरह के बयान देना कि हम 83 ईयर्स के हैं, हम जल्दी मरने वाले नहीं हैं, तो ये एक तरह से दिखाता है कि आपकी क्या सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, आपके दिल में, आपके हृदय में क्या है, ये आप गाहे बगाहे जाहिर करते रहते हैं। और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेता, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उत्तर प्रदेश में एक बहुत चर्चित बयान आप कुछ वर्ष पहले याद ही होगा, वो अब सांसद बन चुके हैं, बोटी बोटी वाला बयान, या जिस तरह से चाय वाला कहा गया। तो एक बयानों की फहरिस्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं द्वारा समय समय पर दी गई है। तो बीजेपी का यह कहना है कि यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके प्रति कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, और उन्हें खुद गरियाबान में झांकना चाहिए। और अब तो गृहमंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके बताया है कि उनकी एक वो प्रार्थना करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे 2047 तक जब विकसित भारत बने, तब तक एक तरह से उस वक्त वो देखेंगे कैसे विकसित भारत बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो ये बीजेपी ने एक तरह से पलटवार भी किया है कि आप इस तरह के बयान देकर आप क्या कहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को एक आईना भी दिखाया। और शैलेंद्र, कल खुद प्रधानमंत्री ने भी उनका हालचाल जाना था जब उनकी तबीयत बिगड़ी, और उसके बाद शायद फ़ोन करके भी उनके बारे में पूछा। तो ये सब कुछ क्या दिखाता है? क्या अब ये माना जाए कि जो पहले जो नेताओं के बीच में एक तरह का व्यवहार देखा जाता था कि व्यक्तिगत मुद्दों पर तो वो कम से कम राजनीति को नहीं रखते थे, प्रधानमंत्री ने तो अपनी तरफ से पहल की, लेकिन इसको कांग्रेस किस तरह से ले रही है? देखिए, दो बातें हैं। व्यक्तिगत मुद्दों पर कोई बीमार हो, किसी का स्वास्थ्य खराब हो, हालचाल लेना, ये एक राजनीतिक तकाजा भी है, और ये आम जीवन में हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा नेता इस तरह का करता है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि ये नेता चाहे विपक्ष के दल का हो या फिर किसी अन्य दल का, वो जैसे ही उन्हें पता चलता है वो अपने व्यस्त समय से हालचाल लेना या फिर सदिच्छा जताना नहीं भूलते जी। वो एक अलग बात है। आप देखिए, बात है राजनीतिक बयानबाजियों में भी शुचिता बनाए रखने की। आप जनसभा कीजिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दीजिए, आप बीजेपी को चुनौती दीजिए, लेकिन आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो एक लक्ष्मण रेखा होती है शुचिता की, वो जरूरी है, और वो कांग्रेस के नेता पालन करते हुए दिखाई नहीं देते। एक अंतिम सवाल ये कि स्टेटहुड का क्या मसला है? बार बार कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाएंगे, राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और उस पर कई बार बीजेपी सफाई भी दे चुकी है। इस बार को बार बार उठाना, और शायद ऐसा भी लग सकता है कुछ लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए खड़गे साहब ने ऐसा किया। देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जब अनुच्छेद 370 हटा, तब दबी जुबान पर कुछ जम्मू कश्मीर के दलों ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो अनुच्छेद 370 फिर से लागू करने का काम करेंगे। हालांकि वो सब जानते हैं कि अब ये संभव नहीं है। जिस तरह से संसद से अनुच्छेद 370 हटाने का काम किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने, तो उस पर एक तरह से देखें कि जनता को कुछ कहें तो जनता उस पर जानती है कि इस पर कुछ होने वाला नहीं है, और ये एक तरह से राजनीतिक स्टंट है। तो अब दूसरा जो मुद्दा है, जो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जब अनुच्छेद 370 हटा और लद्दाख को अलग किया गया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना, तब ये कहा गया था कि जब उचित समय आएगा तो पूर्ण राज्य की तरफ बढ़ा जाएगा। तो वो एक मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी को लगता है। शरण, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि बड़ी खबर जो आज हमने बताई कि दिग्गज नेता मिथुन चक्रवर्ती को साल 2022 का जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था, उस पर खुद अब सुपरस्टार की प्रतिक्रिया आ चुकी है।
রাজপথে থেকে লড়ে আজ এখানে এসেছি। তাকে এত বড় সম্মান দিলে সে কি বলবে, কিছুই বলতে পারে না। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি। এটুকুই বলছি, এটা আমি ডেডিকেট করলাম আমার ফ্যামিলিকে আর পুরো পৃথিবীতে আমার যত ফ্যান আছে তাদের। থ্যাংক ইউ। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के दादा साहब का फाल्के के लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा जाएगा और 8 तारीख को 8 अक्टूबर को इसका ऐलान किया जाएगा। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है उसमें इस पुरस्कार को उनको दिया जाएगा और ये फिल्म प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रसेनजीत कोलकाता से। प्रसेनजीत जी बहुत धन्यवाद। तो कितनी बड़ी खबर है बंगाल के लोगों के लिए, दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को ये लाइफ टाइम दादा साहब फाल्के अवार्ड का मिलना? आप सुन पा रहे हो मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं प्रसेनजीत जी। ये जो रिएक्शन बंगला में दे रहे थे, उन्होंने अपने परिवार के लिए और पूरे दुनिया भर के उतने जितने सारे चाहने वाले हैं उनके लिए डेडिकेट किए हैं। जी जी, जहां तक मैं सुन पाया तो मतलब ये मिथुन चक्रवर्ती का एक चरित्र दर्शाता है कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती कितने हिट दिए हैं, कितने फ्लॉप दिए हैं, कितने मेगा हिट दिए हैं, कितने ब्लॉकबस्टर दिए हैं, अलग बात है। मिथुन चक्रवर्ती पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या काम किए हैं और वो भी पर्दे के पीछे रहकर, कैमरे के पीछे रहकर उन्होंने जो काम किया है ये काफी जरूरी है लोगों को समझना। क्योंकि एक फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए, एक फिल्म इंडस्ट्री जब मरने की कगार पर पहुंच गया था, उस वक्त उनका जो उनकी जो आंदोलन है, उनकी आंदोलन में सबका साथ देना, उनकी आंदोलन करने का साहस दिखाना, तो उसके बाद जाके आज 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ बल्कि 1000 करोड़ की बात कहला जाता है। तो आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में किसी सत्यवादी से बात करके देखिए कि मिथुन चक्रवर्ती जितने फिल्म किए हैं, जितने पैसा कमाया है, उससे ज्यादा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को, जो कैमरे के पीछे टेक्नीशियन काम करते हैं, जो किरदार जो कम जाने पहचाने लोग होते हैं, उनको किस तरह से मदद किया है। जी। और बंगाल में और पूरे देश में थैलासेमिया के लिए किस तरह से उनका राजनीति लेकर कई सारे लोग कई सारे बातें करते रहते हैं, लेकिन वो छोड़ दीजिए। अब कहानी यह है कि उन्होंने जिस तरह से आपके दिल की भड़प्पन दिखाया है अलग अलग समय पे। अब मैं बताऊं कि आज से करीब 25 साल पहले पहली बार उनसे मैंने मंच साझा किए थे। थैलासेमिया के ऊपर काम करते हुए उन्होंने हमारे काफी पास एक जगह पर अस्पताल बनाने के लिए, तो मतलब इस तरह से जब वो एकदम सुपरस्टार थे उस समय से जिस तरह से उन्होंने अलग अलग परिवारों को समर्थन किया है, थैलासेमिया को समर्थन किया है, अलग अलग फिलैंथ्रोपिक काम किया है, तो ये एक व्यक्तित्व है। और इसीलिए उन्होंने ये जो अपनी उनकी अवार्ड है, इस अवार्ड को अपने परिवार के साथ साथ दुनिया भर में फैले हुए अपने चाहने वालों के लिए उन्होंने डेडिकेट कर दिया जाए। प्रसेनजीत जी 1976 में मृगया से जो सफ़र शुरू हुआ था और पहली फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, बंगाल में किस तरह से देखा जाता है? चलिए, हम लोग तो जब बचपन में फिल्में देख करके बड़े हुए तो एक सुपरस्टार की छवि ज़रूर हम लोगों के दिमाग में है, लेकिन बंगाल सिनेमा से जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्हें किस तरह से देखा जाता है और आज भी थोड़ा सा क्या इमेज है पश्चिम बंगाल में, ये थोड़ा सा बताएं प्लीज। मैं फिर से कह रहा हूं कि अजय, कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वो राजनीति में रहते हैं तो इसीलिए उनके खिलाफ भी कुछ बताया जाता है राजनीति के हिसाब से। लेकिन राजनीति को अगर बाजू में रखा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के लिए हमको कहना चाहिए कि वो रेगुलर काम तो करते नहीं है, आजकल गिने चुने काम करते हैं और एक समय पे करते थे, लेकिन आजकल एकदम गिने चुने काम करते हैं। फिलहाल एक शूटिंग में है, शायद वो श्याम बाजार जो हम कहते हैं, जहां पे आप लोग तस्वीरों में देखे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक घोड़े की ऊपर सवार होके मूर्ति है, उस जगह के आसपास उन्होंने किसी बांग्ला सिनेमा के लिए शूट कर रहे हैं। जी जी। तो बांग्ला सिनेमा में उनको एक भगवान की तरह दिखा जाता है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जैसे बांग्ला सिनेमा में कोई महानायक कहला जाता है तो वो उत्तम कुमार है, ये पूरे देश जानता है और सब लोग जानता है। बिल्कुल। तो लेकिन बाद में जब इंडस्ट्री को बचाने के लिए, फिर से मैं यहां पे भी कहूंगा कि इंडस्ट्री को बचाने के लिए जब भी उनका जरूरत पड़ा, चाहे वो पहले वाम मोर्चे सरकार के सामने गुहार लगाना हो
या बाद में बनर्जी सरकार के सामने गुहार लगाए पे जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री के साथ खड़ा रहे, जिस तरह से यहाँ पे कभी कभी वो फिल्म करके ऐसा भी हुआ है कि जो प्रोड्यूसर है जिनके पास मिठुन चक्रवर्ती को देने लायक पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो फिल्म करके वहां पे 100-150 जो नॉन टेक्नीशियन होते हैं उनका खाने का इंतजाम कर दिए हैं, करीब 30 दिन 35 दिन का एक शूटिंग शेड्यूल लाके। तो फिर यहाँ पे जो अलग अलग शो होते रहते हैं, मतलब जिसको रियलिटी शो कहते हैं। प्रसन्न जी, एक बार फिर से सुनवाना चाहते हैं अभी सुपरस्टार ने क्या कुछ कहा है इस सम्मान के बाद, इसके बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि मिथुन दा ने क्या कुछ कहा है इस बड़े पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के बाद। ये पहली प्रतिक्रिया आई है। सर मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है, ना मैं हंस सकता हूं ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ, उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। এবার কি বলবো ভাই, আমার কাছে না শব্দ আছে, না আমি হাসতে পারছি না খুশিতে কাঁদতে পারছি। একটা কলকাতার অন্ধ গলি থেকে উঠে আসা ছেলে, বোম্বেতে ফুটপাতে থেকে লড়ে আজ এখানে এসেছি। তাকে এত বড় সম্মান দিলে সে কী বলবে, কিছুই বলতে পারে না। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি। এটুকুই বলছি, এটা আমি ডেডিকেট করলাম আমার ফ্যামিলিকে আর পুরো পৃথিবীতে আমার যত ফ্যান আছে তাদের। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया इस बड़ी खबर पर आ गई है। आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, और आपको बताएं कि आज ही ये फैसला लिया गया था। डिलाइटेड दैट श्री मिथुन चक्रवर्ती जी हैज़ बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग हिज अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। ही इज़ अ कल्चरल आइकॉन। तो पीएम मोदी की भी ये प्रतिक्रिया आ गई है। उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्होंने सराहना की और बधाई दी इस महत्वपूर्ण दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर। एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जिस तरह से उनके वर्सेटाइल परफॉर्मेंस ने कई जनरेशन्स को 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में युवाओं को प्रभावित किया अपने ज़बरदस्त अभिनय के द्वारा। और कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया। 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है मिथुन दा को, 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। न केवल फिल्म बॉलीवुड बल्कि कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उन्होंने ज़बरदस्त फिल्में की। अग्निपथ के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी नेशनल अवार्ड मिला। और पहली फिल्म में 1976 में जब ब्रिग्या उन्होंने की, मृणाल सेन जो कि जानी मानी निर्देशिका है उनके नेतृत्व में, उसके लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। प्रधानमंत्री की ये प्रतिक्रिया आ चुकी है। बधाई दी है पीएम मोदी ने मिथुन दा को इस बड़ी उपलब्धि पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को बधाई दी है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के लिए उन्हें कई पीढ़ियों से सराहा जाता रहा है और ये 8 अक्टूबर को ये पुरस्कार दिया जाएगा जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें मिथुन दा को ये पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को बधाई दी है। भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई और उनके वर्सेटाइल एक्टिंग की सराहना करते हुए ये कहा कि कई पीढ़ियों से वो युवाओं को प्रभावित करते आए हैं और बहुमुखी प्रतिभा के लिए उन्हें कई पीढ़ियों से सराहना मिल रही है। मिथुन चक्रवर्ती को इस 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो दिया जाएगा और 8 अक्टूबर को, जिस वक्त नवरात्र का पवित्र त्यौहार और कौन नहीं जानता कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए दुर्गा पूजा
का पूरा जो माहौल होता है वो कितना आध्यात्मिक माहौल होता है पूरे राज्य में। और इस बीच ये खबर आई है, उस राज्य के लिए बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही विशेष खबर के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। सिने प्रेमियों के लिए, सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खबर। भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। आज सुबह सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की और बधाई दी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी मिथुन चक्रवर्ती जी को देश की तरफ से बधाई दी है। सत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान उनको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ नवाजा जाएगा। और इसी मुद्दे पर सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। It's a matter of great honor that Mithun Da is being awarded with Dada Saheb Phalke Award. His entire life is a story of struggles and achievement. His contribution to Indian cinema as well as his contribution to public life is immense. I congratulate Mithun Da. तो हर तरफ से बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह से ही जब से इसकी घोषणा हुई, देश और दुनिया की तरफ से जो तमाम फैंस हैं इस खबर के पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और मिथुन चक्रवर्ती जी ने ये कहा कि इस बड़ी खबर के बाद अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे रोएं या फिर हंसे इस बड़ी खबर पर। ऐसी गलियों से आना, ऐसी जगह से आना, फुटपाथ से चल करके इस मुकाम तक पहुंचना कि उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, उनके पास कोई भी शब्द नहीं है। और ये बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जी को इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। और 20वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान इस अवार्ड को उन्हें प्रदान किया जाएगा। 300 से ज़्यादा फिल्में वो कर चुके हैं। भारतीय सिनेमा के साथ साथ कई सारी क्षेत्रीय सिनेमा में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी योगदान के लिए, इसी अद्भुत योगदान के लिए एक बार फिर से आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रसन्नजीत बख्शी जी कोलकाता से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर एडिटर। प्रसन्नजीत जी, हम वापस चर्चा करते हैं आपके साथ में। प्रधानमंत्री ने भी उसी बात को कहा, अश्विनी वैष्णव साहब भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उनका संघर्ष से भरा जीवन रहा, और मिथुन दा ने भी इसी बात को रेखांकित किया कि कितने मुश्किलों से वो निकले, छोटी तंग गलियों से कोलकाता से निकल करके उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की और हमेशा से लोगों की मदद की, और अब इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनके फिल्म और टेलीविज़न कैरियर को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। राजनीति को थोड़ा सा अलग कर दें तो वाकई अभिनय की दुनिया में ये न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के सिने प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी खबर। देखिए, पहले अजय मैं ये तो बता दूं कि पश्चिम बंगाल और पूरा देश काफी दुखी है क्योंकि आरजीकर की जो घटना है उसे लेकर काफी दुखी है। और इस दुख के एक माहौल में सामने दुर्गा पूजा है, 7-8 दिन बाद दुर्गा पूजा है, 2 तारीख को महालया है जो आप जानते हैं। जी जी। तो पूरे दुखी है ये बंगाल, पूरे दुखी, पूरे देश में इसका दुख जताया जा रहा था। लेकिन इस समय पे मिठुन चक्रवर्ती का इस तरह से पूरे बंगाल के लिए इस तरह से उनको नवाजा, ये एक पूरे बंगाल के लिए खुशी की लहर है। कम से कम एक तो यह है कि हाँ, बंगाल में सिर्फ आरजीकर जैसे घटना नहीं है, बंगाल ऐसा बेटा भी पैदा करता है जो मिठुन चक्रवर्ती है। एकदम सही कहा उन्होंने, बताया कि ये इसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और मेरे पास वो आंसू भी नहीं है कि जो खुशी के आंसू मैं रो पाऊं। तो इसीलिए तो ऐसा है, ये सचमुच है जो जिन लोगों ने ये कहते हैं कि मैंने काफी सारे कहानियां बनाया जाता है काफी सारे सक्सेसफुल लोगों के पीछे कि ये फुटपाथ में सोए हैं, प्लेटफॉर्म में सोए हैं, ये सब किया है, वो किया है, ना किया है। लेकिन ये सच है कि जिस गली, इसको ब्लाइंड लेन कहते हैं, माने ये ब्लाइंड लेन, नॉर्थ कोलकाता की ब्लाइंड लेन से निकलकर एक तरह से भागकर, क्योंकि उस समय पे जिस समय पे उन्होंने कोलकाता छोड़ के निकल गए थे, उस समय कोलकाता नक्सलियों की कारण काफी
चर्चे में हुआ करता था 68, 69, 70, 71, 2 में, तो उस समय पे मिठुन चक्रवर्ती कोलकाता छोड़ के पुणे गए, पढ़ाई किए हैं, और जिनका देखिए बात को समझने की कोशिश करिए, जिनका पहला जो किरदार है वो एक आदिवासी चरित्रों की, क्योंकि उनको देखने में इतना, मैं इसको रेसिस्ट या बाकी नहीं कह रहा हूं, मैं उनका जो काबिलियत है उनको समझाने के लिए, कोई इसको अलग बात ना सोचे कि एक जब मृणाल सेन जैसे एक डायरेक्टर जिन्होंने एक आदिवासी की कैरेक्टर के लिए एक अच्छा सा अभिनेता ढूंढ रहे थे, तब मिठुन चक्रवर्ती मिल गया और उनमें उनको नेशनल अवार्ड भी मिल गया, और फिर जब डिस्को डांसर बनाया गया तो उस समय भी मिठुन चक्रवर्ती है। तो समझने का बात यह है कि एक व्यक्ति जो यहां से वहां तक अपना छलांग लगा सकते हैं, यहां से वहां तक पहुंच सकते हैं, तो इसीलिए ना दादा साहेब फाल्के अवार्ड की इस तरह से चारों तरफ से फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और उसके बाद भी ऊपर आप देखिए कि कई सारे रोमांटिक फिल्म भी उन्होंने किए हैं, तो ये सारे रोमांटिक फिल्म में भी उन्हें हम लोगों ने देखे हैं, उन्होंने विलेन के हिसाब से काम किए हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से, मैं जो बाकी का बात बता रहा था कि जो टेक्नीशियंस है उन्हें मदद करना, जो निचले स्तर के एक्टर है, जो फाइनेंशियली, ये कई सारे लोग करते हैं, लेकिन मिठुन चक्रवर्ती जो ब्लाइंड लेन से निकलकर यहां तक पहुंचकर, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा सब लोगों को दिमाग में रखते हुए, मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं कि एक कुछ दिन पहले मैं अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देख रहा था। मिठुन चक्रवर्ती का चरित्र ऐसा है कि रात को किसी जगह पे शूट करते करते अक्षय कुमार वो रात को 12 बजे ऊटी में मिठुन चक्रवर्ती का जो जगह है वहां पे वो पहुंचे रात बिताने के लिए, और मिठुन चक्रवर्ती इतना केयरिंग है कि पूरे रात कभी कभी नॉक करके कभी किसी समय पे अक्षय कुमार को गुस्सा आ गया कि दादा आप सोने तो दो, तब तो मैं सोऊंगा, बार बार नॉक करके ठीक है तो कोई तकलीफ नहीं है तो ये जो उनका चरित्र है, ये चरित्र छिपा हुआ है। ये चरित्र किसी का सामने नहीं आया कि सबका ख्याल रखना, चाहे आप यहाँ पे जब वो होते हैं उनके होटल रूम में जाइए तो वहां पे भी आपको चाय मिला तो किस तरह से किस तरह की चाय आप पिएंगे, किस तरह की कॉफी आप पिएंगे, या चाय कॉफी नहीं पिएंगे तो किस तरह से बाकी कोल्ड ड्रिंक पिएंगे कि क्या करेंगे। तो इस तरह सबका ख्याल रखना और साथ ही में अपना परिवार को पालना। इसीलिए देखिए कि भारत की जो संस्कृति है इस हिसाब से अपने परिवार को महत्व दिया है, और उनका परिवार में तो बाकी जो पत्नी जगीता वाली और बाकी जो अपने बेटे और बेटियां हैं तो वो तो है ही, लेकिन साथ में अपने दुनिया भर की जो फैंस है, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए डेडिकेट कर दिया दादा साहेब फाल्के। तो नेशनल अवार्ड 1976 से लेकर 2024 में दादा साहेब फाल्के, ये जो लंबा दूरी तय करके एक मृगया की लड़का और डिस्को डांसर, ये पूरा जो सफर तय करके एक आदमी पूरे फिल्म इंडस्ट्री को अपने साथ रखाया, अपने जिगर के साथ बांध के रखा है, उस आदमी को इस तरह से दादा साहेब फाल्के देना, मेरे ख्याल से ये दादा साहेब फाल्के की जूरी कमेटी की मैं कहना चाहूंगा कि दे आर रियली डिड द वंडरफुल जॉब कि इस तरह से इस आदमी को ढूंढ के निकाला है। जी, सही बात है। और न केवल सिनेमा, बल्कि अगर आप देखें तो जो बंगाल के फुटबॉल इंडस्ट्री के लिए, बंगाल के क्रिकेट इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, खुद भी वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपने बताया कि वो काम कर रहे हैं, व्यवसायी के तौर पर भी लोगों को नौकरियां देना, बहुत सारे लोगों को मदद करना, ये सब तो हो रहा है। ये सारा जो समग्र पूरे उनके व्यक्तित्व की समग्रता को ध्यान में रखते हुए ये, और ख़ासतौर पर एज अ ह्यूमन बीइंग उनका बिहेवियर कैसा है, तो एक ऐसी पर्सनालिटी जो न सिर्फ अपने अभिनय के लिए जानी जाती है बल्कि अपनी संजीदगी के लिए जानी जाती है। बड़े ही सरल स्वभाव के, बड़े ही सहज तरीके से आपको मिलते हैं और आपका अभिवादन करते हैं। हमने बहुत सारे टेलीविज़न सीरीज़ में भी देखा है कि वो कई मुद्दों पर बिल्कुल ऐसे भावुक हुए, ऐसा लगता है कि वो आपके अपने परिवार के हैं। हाँ देखिए अजय, मुश्किल इस बात की है मिठुन चक्रवर्ती को लेकर, उस बीच में इतना आंखों से आंसू निकल के आ जाता है। आज उनको नहीं निकला हुआ है क्योंकि वो इतना भावुक हो गए हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से पूरे स्थिति का जायजा ले, वो पूरे मतलब अपने आप को किस तरह से बयां करे। लेकिन आप किसी भी ये शो में देखिए, रियलिटी शो में वो रो पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रोना उनका मतलब वो तो इतना भावुक है और लोगों से वो इतना
प्यार से झप्पी मरते हैं, जो हम प्राइम मिनिस्टर का बोलते हैं ना कि मोहब्बत की झप्पी है, तो मोहब्बत की झप्पी ये मिठुन चक्रवर्ती का भी एक आदत है। और इसी से हम जैसे 5 फुटिया उनके सामने तो उनके नीचे घुस जाते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि उनका जो तारडम बोल के जो कुछ है कि चारों तरफ माने वो अपने किसी पहुंच के बाहर है, उन तक पहुंच नहीं पाएंगे, उनको पकड़ नहीं पाएंगे, वहां उन तक पहुंचने के लिए 2-3 स्टेप्स वगैरह वगैरह इन सब पार करके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी न किसी तरह मिठुन चक्रवर्ती के साथ आपका जान पहचान है तो आपका उनका होटल रूम में नॉक करके अपने काटेसी के हिसाब से नॉक करके घुस जाइए, कोई समस्या नहीं है। और ये जो कभी भी वो किसी भी शूटिंग यूनिट पे जाते हैं, बांग्ला छोटा अभी आजकल छोटा फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पे मिठुन चक्रवर्ती किसी यूनिट पे रहना मतलब उसका लोड लेना मुश्किल है, लेकिन कभी भी किसी यूनिट को लोड देना ये उनका आदत नहीं है। वो लोड अपने ऊपर ले लेते हैं और उसी हिसाब से छोटा सा यूनिट को चला लेते हैं। चिरप्रसेनजीत जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची, जहां पर पोषण माह के समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सातवां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के समापन समारोह में कराया जा रहा है बच्चों का अन्नप्राशन माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से। राष्ट्रीय पोषण माह, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सितंबर महीने में मनाया जा रहा है और कि झारखंड का ही नहीं पूरे भारत वर्ष का माँ और बच्चों के पोषण के लिहाज से ये अत्यंत महत्वपूर्ण। इन्हें वो सारे अनाज समय से उपलब्ध हो जो एक स्वस्थ नागरिक के लिए भविष्य में उनके स्वास्थ्य को निर्धारित करेगा। जोरदार तालियां सभी 500 बच्चों के लिए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदया के लिए। और आज का ये समारोह कभी न भूलने वाला है। अब मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय विशिष्ट अतिथि महोदया, माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये समझना, क्योंकि पूरे महीने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के देश भर में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए और भी ज़्यादा सशक्त बनाया जाता है इस पूरे इकोसिस्टम को। और आज बताएं कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि 11,000 से अधिक सक्षम जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको भी आज ऑनलाइन शुरू किया जाएगा और उसी का ये जो कार्यक्रम है वो रांची में चल रहा था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा सड़कों का निरीक्षण और उसके मरम्मत की घोषणा के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। हरीश खुराना ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सड़कें बदहाल हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो उनके मंत्री आतिशी हों, दिल्ली के लोगों को या तो बेवकूफ़ समझते हैं या उनको समझते हैं कि उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है। ये सब जो हो रहा है वो हो रहा है एक इमेज मेकओवर की कोशिश है, जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की वजह से उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उससे निजात पाने के लिए इमेज मेकओवर की कोशिश है। दिल्ली का सत्यानाश हो चुका है। दिल्ली का विकास कार्य पिछले 9.5 साल से ठप पड़ा है। दिल्ली की आप जाके देखिए, चाहे वो सड़कें हों, चाहे कुछ भी आप व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, कोई भी भाग उठा के देख लीजिए, उसके अंदर या तो भ्रष्टाचार है या नकारापन है।
और बिहार के नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कोबरा बटालियन और जिला पुलिस ने मिलकर के मदनपुर के पचरुखिया जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पचरुखिया के सघन जंगलों के रास्ते पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3 प्रेशर आईईडीज और 47 केन बम्स को बरामद करने के बाद डिफ्यूज कर दिया गया है। ये कार्रवाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और औरंगाबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस संबंध में मदनपुर थाना में मामला भी दर्ज किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया। बड़ी खबर और आगे बढ़ते हैं। नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार में सभी अब नदियों में उफान आ गया है। नेपाल में भी भारी बारिश की वजह से आज सुबह 5 कोसी बैराज परिवार से 6.61 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, जो कि 1968 के बाद सबसे ज़्यादा स्तर बताया जा रहा है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें दिन रात तत्पर हैं। आपदा विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। 20 प्रखंडों के 140 पंचायतों के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। करीब 1.4 लाख आबादी इस बाढ़ से प्रभावित बताई जा रही है। दरभंगा में कोसी और कमला बलान के जलस्तर में वृद्धि से दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी, किरतपुर, घनश्यामपुर और गौड़ाबौराम प्रखंड क्षेत्र के खेत खलिहान में पानी तेजी से फैल रहा है। उधर जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ गया है, जिससे ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में पानी फैला है वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स तैनात की गई हैं। आपदा विभाग की ओर से अब तक 3 राहत शिविर और 1 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन किया जा रहा है। शिविर में 1200 बाढ़ शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। अब तक करीब 200 पॉलीथीन शीट्स और करीब 2200 ड्राई राशन पैकेट्स का वितरण किया गया है। 240 नावों के जरिए राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने बाढ़ के संकट से निपटने के लिए बिहार सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज पटना में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। राज्य के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 11 टीमें भी तैनात की गई हैं। वहीं नेपाल से ताज़ा खबर मिल रही है कि बारिश की वजह से और भूस्खलन की वजह से अब तक 190 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और 30 लोग अब भी लापता हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार आपदा की घटनाओं में 194 लोग घायल हुए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज और बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक 4500 से ज़्यादा आपदा प्रभावित लोगों को बचाया भी गया है। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों को भोजन सहित आपातकालीन राहत सामग्रियाँ प्रदान की गई हैं और घायलों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। वहीं बाधित राजमार्ग को यातायात संचालन के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा है। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी एक बार फिर से तबाही मचा रही है। नेपाल के गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद खड्डा तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से इन गांवों का संपर्क जिले के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से कट गया है। गांव में रहने वाले लोगों ने घरों में ही पानी भर जाने की वजह से अब छतों पर शरण ली है। जिले के डीएम, एसपी और क्षेत्रीय विधायक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत सामग्रियां लोगों में बांटी। उधर मौसम विभाग ने केरल में आज से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। केरल में 64.5 मिलीमीटर से लेकर के 115.5 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं 1 अक्टूबर को पथानामथिट्टा, एर्नाकुलम और इडुक्की के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को भूस्खलन और जल भराव वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है और चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। और बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए समाचार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं।
बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार और बुलेटिन में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। पाँच अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी की ओर से कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कालका में जन आशीर्वाद रैली में शिरकत करेंगे और यहां से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। रैली में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा शामिल होंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह चरखी दादरी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ पंचकुला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। पार्टी के कई बड़े नेता भी इस जनसभा में शामिल होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लगातार बड़े दिग्गज नेताओं का हरियाणा का दौरा पर आना जारी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल के उदयभान सिंह किला में रैली कर रहे हैं और भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वो वोट करने की अपील करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस का दुर्ग मजबूत करने और भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आज राहुल गांधी एक के बाद एक रैलियां करने वाले हैं। नारायणगढ़ में जनसभा के बाद राहुल गांधी की चुनावी यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस नेता 3 जिलों अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 6 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। यात्रा के अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी थानेसर में जनसभा करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। राहुल की चुनावी रैली में पूर्व सीएम हुड्डा, उदयभान और कुमारी शैलजा भी साथ रहेंगी। हरियाणा के दंगल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी सक्रियता बढ़ गई है। मायावती हरियाणा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इसी कड़ी में आज वो हरियाणा के करनाल में हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। हरियाणा में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल एक साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस चरण में कल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीट्स पर मतदान कराए जाएंगे। इनमें से 16 सीटें जम्मू संभाग में, 24 कश्मीर संभाग में माफ़ कीजिएगा और 24 जम्मू संभाग में हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया था। इस चरण में 39,18,000 से ज़्यादा मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 61% से ज़्यादा मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 56% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही की जाएगी। कोलकाता के रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले की सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। पिछले सप्ताह पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 27 सितंबर को निर्धारित सुनवाई को स्थगित कर दिया था। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर चिंता जताई थी जिसमें महिला डॉक्टर्स को रात में काम पर नहीं रखने की बात कही गई थी। और इसी मामले में कोलकाता के स्पेशल कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। स्पेशल कोर्ट संदीप घोष के नार्को टेस्ट और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगी।
तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डुओं में कथित पशुओं की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद YB सुब्बा रेड्डी ने याचिका दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के अधीन एक स्वतंत्र जांच समिति बनाकर इन आरोपों की जांच कराए जाने की मुख्य मांग शामिल की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संकट के समय में विभिन्न देशों को सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों की सराहना की। इस दौरान जायसवाल ने भारत को विश्व बंधु और दुनिया का मित्र बताया। जायसवाल ने एक्स पर की गई अपनी एक पोस्ट में एक वीडियो भी साझा की, जिसमें उन्होंने सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान भारत के HTR अभियानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के तहत विभिन्न देशों को सहायता दी जा चुकी है। इनमें कुवैत, पापुआ न्यू गिनी, हैती, अल साल्वाडोर, सीरिया, यूक्रेन, चाड, लाओ PDR, मलावी, म्यांमार, नामीबिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, वियतनाम, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल हैं। जायसवाल ने साझा की गई वीडियो में यह भी बताया कि इन देशों को कब और किस संदर्भ में सहायताएं दी गई। बता दें कि भारत प्रभावित देशों को HTR प्रदान करने वाले सबसे पहले प्रमुख देशों में शामिल रहा है। ऑपरेशन सद्भाव भारत की दीर्घकालिक एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप आसियान क्षेत्र में HTR में योगदान देने के व्यापक प्रयास का प्रतीक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 अक्टूबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रमुख अमेरिकी और भारतीय CEOs के साथ बातचीत करेंगे और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री वाशिंगटन DC में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जिना रायमोंडो के साथ भारत अमेरिका CEO फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दोनों देश सतत आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश के माहौल में सुधार लाने पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही भारतीय और अमेरिकी व्यापार समुदायों के बीच संबंधों को गहरा करने पर भी चर्चा की जाएगी। US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक राउंड टेबल सम्मेलन में व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल और अधिक लाभ उठाने के तरीकों पर जोर देगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री युवा बिजनेस लीडर्स गोलमेज सम्मेलन और भारत अमेरिका रत्न और आभूषण व्यापार गोलमेज सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 2 अक्टूबर तक अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर होंगी। इस दौरान वित्त मंत्री ईटानगर में पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रिव्यू करेंगी। ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है, उसमें भी शामिल होंगी। इसके बाद वे नामसाई में SBI के रीजनल बिजनेस ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। आज शाम 4 बजे के बाद ये कार्यक्रम किया जाएगा। उत्तर पूर्व के जितने भी RRBs यानी क्षेत्रीय बैंक हैं, ग्रामीण गाँव में काम करने वाले जो क्षेत्रीय बैंक हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत राज्य सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इस अभियान के माध्यम से 25,000 युवा उद्यमों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जल्द ही सहायता का वितरण किया जाएगा, जिससे पीढ़ी के उद्यमियों को आर्थिक स्थिरता और विकास के नए अवसर मिले। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में चल अचल संपत्ति डिक्लेरेशन को लेकर के अब सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अब तक संपत्ति का विवरण न देने वाले कर्मियों के वेतन का भुगतान रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। 7,572 कर्मचारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने 1,674 कर्मियों का विवरण अपलोड नहीं किया गया। वहीं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में 3,000 से ज़्यादा कर्मियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में 981 कर्मियों और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में 1,669 कर्मियों ने अब तक संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। केसको कानपुर के 45 कर्मियों का संपत्ति विवरण अब भी लंबित है। वहीं UPPCL मुख्यालय के 170 कर्मियों ने भी जानकारियां नहीं दी हैं। इसे देखते हुए UPPCL MD पंकज कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं
बता दें कि यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों अधिकारियों की संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया है। भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को लेकर के एप्पल आईफोन से अब जबरदस्त रफ्तार मिली है। इसी साल जून में समाप्त पिछले 3 तिमाहियों के दौरान स्मार्टफोन भारत से जो अमेरिका को निर्यात किया गया उसमें अब ये नंबर 1 यानी सबसे प्रमुख उत्पाद बन गया है। स्मार्टफोन इस दौरान गौर औद्योगिक डायमंड को पछाड़ करके अब टॉप पे पहुंच चुका है। निर्यात पर वाणिज्य विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 2025 की जून तिमाही में स्मार्टफोन का निर्यात $2 अरब पर पहुंच गया। डायमंड का जो निर्यात है वो $1.4 बिलियन के स्तर पर रहा। स्मार्टफोन के कुल निर्यात में आईफोन का योगदान सबसे ज़्यादा है। आईफोन की वजह से स्मार्टफोन के निर्यात में तेज़ी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये मोबाइल उपकरणों के लिए जो सरकार की PLI योजना है उसकी सफलता को भी दिखाता है। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए करीब 1.5 लाख सरकारी पदों को अब समाप्त करने का फैसला लिया है। 6 मंत्रालयों को बंद कर दिया गया है और 2 अन्य को विलय कर दिया गया है। ये सभी कदम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ जो पाकिस्तान का $7 बिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत उठाया गया है। IMF ने 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए सहायता पैकेज को मंजूरी दी थी और पहली किश्त के रूप में अब $1 बिलियन को जारी किया गया है। इसके लिए पाकिस्तान ने अपने खर्चों को कम करने, GDP के अनुपात में टैक्स को बढ़ाने, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों पर टैक्स लगाने, सब्सिडी को सीमित करने और कुछ वित्तीय जिम्मेदारियों को राज्यों को सौंपने का वायदा किया है। अमेरिका से लौटने के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया को बताया कि IMF के साथ एक ऋण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए अंतिम ऋण कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी नीतियों को इस तरह से लागू करना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये अंतिम ऋण कार्यक्रम। और वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन नगर निगम वाराणसी और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर के किया है। कार्यक्रम की शुरुआत वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन के साथ की। शास्त्रीय गायिका सुचारिता दासगुप्ता, मनाली बोस और पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव की प्रस्तुति से परंपरा और संगीत का एक अनूठा संगम देखने को मिला। बता दें कि कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में हुई है। विंध्याचल देवी का एक नाम कजली भी है और उसी नाम पर इस त्यौहार का नाम कजरी पड़ा है। कजरी का गायन सावन भादों के महीने में किया जाता है, जिसमें प्रकृति और सामाजिक रीति रिवाज और रिश्ते नातों का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया जाता है। कजरी हमारे सावन भादों के महीने में जो वर्षा ऋतु होती है उसमें गाया जाता है और खासकर मिर्ज़ापुर में तो मिर्ज़ापुर की कजरी बहुत प्रसिद्ध है, या यूँ कह सकते हैं मिर्ज़ापुर ही कजरी के उद्गम। और हमारी माँ कजला देवी जो विंध्यवासिनी देवी हैं उनका नाम एक कजला देवी है और उन्हीं के नाम से उन्हीं के निमित्त हम लोग ये गीत गाते हैं। तो कजरी से कजला देवी। और रिमझिम, दूसरी बात है रिमझिम रिमझिम बारिश होती है, चारों तरफ घने बादल छाए रहते हैं, पशु पक्षी सब लोग सब खुश होते हैं, जगह जगह झूले पड़ते हैं, लड़कियां आती हैं अपनी मायके आती हैं। तो इस तरह से हम लोग खूब खुश होके एंजॉय करते हैं। कजरी जो है ये मौसम का चीज़ है और मौसम में कजरी ना हो तो बनारस वाले तो मानेंगे नहीं। तो कजरी का जो उत्पत्ति है वो तो सबको मालूम है कि मिर्ज़ापुर में जहांगीर खलीफा जी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये कालांतर में बनारस में इसको संरक्षण मिला और कजरी जो है बरसात के मौसम में हम लोग गाते हैं। और ये एक पर्यावरण के ऊपर भी है, पर्यावरण को संरक्षण देने का भी एक कार्य करता है कजरी। ये तो बहुत ही एक अनोखा प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम उपशास्त्रीय संगीत के बारे में एक साथ सब मिला के ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, पुरी जो सीजन पे जो होता है ऋतु के हिसाब से वैसे ही होता है, पर कजरी के ऊपर पूरा एक शाम निवेदित, ये कुछ बहुत अच्छी लगी मुझे ये कॉन्सेप्ट।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी गिदोन सार को अपने मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त कर दिया है। इस कदम से नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन का विस्तार हो गया है और इजरायली नेता को पद पर बने रहने में मदद मिलेगी। नेतन्याहू ने इस दौरान गिदोन सार की काबिलियत की तारीफ भी की। गिदोन सार ने बताया कि उन्होंने अपने अनुभव और योग्यता के जरिए सरकार के काम में योगदान देने की अपील भी की थी। और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने की योजना बनाई है। उनका मानना है कि मध्य पूर्व में पूर्ण रूप से युद्ध पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि वो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस संबंध में कब बात करेंगे। बता दें कि बीते शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह मारा गया था। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का मानना है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने में ज़रूर सफल रहेगा। हालांकि उन्होंने माना कि ये एक चुनौती बड़ी है, लेकिन सही दिशा में और हर किसी सहयोग पर इस चुनौती को भी पार पाया जा सकता है। 2036 के लिए आरबी ने बीड़ा उठाया है और मेरे साथ है हरमनप्रीत सिंह, जो हमारी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। हरमनप्रीत, हमेशा फौज स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में हमेशा आगे रहती है और अब 2036 हमारा निशाना है, क्या कहेंगे आप? आई थिंक जो आज डिस्कशन हुई है, जो आज बातें सामने आई हैं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट है एंड जब वो इंडिया में होगा तो आई थिंक कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस टॉपिक में बारे में बात हो रही है यहाँ पे एंड बहुत ही सीनियर्स लोग आए हैं जो डिस्कशन के लिए एंड हमें मौका मिला यहाँ पे आने का और कोई भी आइडियाज़ है हम भी डेफिनेटली विल गिव आवर आइडियाज़ टू देम कि जो आगे वाले ओलंपिक हो यहाँ पे इंडिया में 36 में, तो उसमें कोई कमी ना रहे। हॉकी से बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं, खासतौर से जब आपको देखते हैं कि आपका ड्रैग फ्लैग हमें ज़रूर मेडल दिलाता है, तो कितना गर्व महसूस करते हैं आप? आई थिंक हॉकी में मेडल लेके आना बैक टू बैक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पूरा इंडिया हॉकी के मेडल की वेट करता है एंड बिल्कुल बहुत बड़ी बात है हमारे लिए एंड एज ए टीम हम खेलते हैं, एज ए टीम हम जीत रहे हैं। सो आई थिंक इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम ओलंपिक करवाएं और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ओलंपिक हम यहाँ पे दिखाएं सब लोगों को और कोशिश यही रहेगी कि उस ओलंपिक में भारत के सबसे ज़्यादा मेडल हो, यही हमें उम्मीद रखते हैं सर। आपकी उम्मीद और हमारी दुआ ये है हरमनप्रीत सिंह, जिनका कहना है 2036 में भारत ओलंपिक जब होस्ट करेगा तो हम फर्स्ट 10 में आने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे हमारी वेबसाइट पर भी देख